नमस्कार दोस्तों, A to Z बाय मनीष में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो 2017 में आयोजित की गई थी। परीक्षा तिथि है 29 जनवरी 2017। इसमें पूछे गए जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन इस वीडियो में यहाँ पे हम जीके जीएस का डिस्कशन करने वाले हैं। और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको उस परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो इस कड़ी में हम जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुआ था उसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, व्याख्या सहित पूरे हल करेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम टाइगर था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट था। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग कब बना था ये पूछा गया है। तो जनवरी 2015 में नीति आयोग को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक सलाहकारी संस्था है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सलाहकारी संस्था मतलब थिंक टैंक है ये भारत सरकार का, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके एक सीईओ होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष अभी है सुमन के बेरी, और सीईओ का नाम आप खुद से गूगल पे जाकर सर्च करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न पूछा गया था पवनार आश्रम के संस्थापक। तो पवनार आश्रम के संस्थापक जो थे वो थे विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। पवनार एक ऐतिहासिक गांव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा हुआ है। राजपूत राजा पवन के नाम पर इसका नाम पवनार पड़ा था। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा है उर्दू। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान के संसद को कहा जाता है डायट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के सांसद को डायट कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण देशों के सांसद को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जापान के सांसद को भी पूछा गया डायट, बांग्लादेश के सांसद को जातीय सांसद कहते हैं, रूस का ड्यूमा, भारत का तो सब जानते ही हैं, स्पेन का कोर्टेस जनरल और पोलैंड का सेजिम। अगला प्रश्न देखते हैं, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। इसी तरीके से कुछ और देशों के यहाँ पे मुद्रा देख लेते हैं। रोमानिया का मुद्रा है ल्यू, पाकिस्तान का रुपया, सऊदी अरब का रियाल और अंगोला का नवीन क्वांजा यानी कि न्यू क्वांजा। ये ऑप्शन में जो भी दिए गए थे देश उसके मुद्रा को हमने यहाँ पे देखा। प्रश्न 7 नंबर देखेंगे, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग है वो कैसा है? नीला है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं 3 रंग का है, ये सब जानते हैं। और इसमें जो चक्र है ये नीले रंग का है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इस झंडे को अपनाया गया था। और इस झंडा को बनाया किसने था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और जन गण क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। जिसके रचनाकार कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने। उसके बाद में वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, यानी चैत्र का पहला दिन जो होता है वो किस तारीख को पड़ता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन पड़ता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 में ये उस समय का करंट अफेयर्स पूछा गया था, आप इसको देख लेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो है इरूला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इरूला के अलावा और क्या क्या तमिलनाडु में जनजाति पाई जाती है? कोटा, कुरुम्बा, टोडा, ये सब जनजाति भी तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जरावा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जरावा जनजाति जो है वो अंडमान में पाई जाती है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जरावा जनजाति मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। ओंग जनजाति लघु अंडमान में पाई जाती है। सेंटलीज द्वीप पे पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार में, और निकोबारी जनजाति भी ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में क्या कह रहा है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र इसके लेखक है। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो बराक ओबामा की पुस्तक है। द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या है? तो एडी को क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं। इतना सारा बात ध्यान रखेंगे। और बीसी को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है, यानी शहीद दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शहीद दिवस। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच न होने का डर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था? तो ये सर्वप्रथम जो चलचित्र था यानी फिल्म था सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित किया गया डायरेक्शन में, वो था पाथेर पंचाली। ऑप्शन डी। पाथेर पंचाली जो है एक बांग्ला भाषा का नाटक है जिसका हिंदी अनुवाद पथ गीत 1995 में ये फिल्म आई थी, पाथेर पंचाली। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता का भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसे कोलकाता में इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इसे इंपीरियल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र का तात्पर्य क्या है? अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है। इसे मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के ज्ञान के प्रसिद्ध थे। उनका जो एक शिष्य था सुश्रुत ने, उन्होंने ही अपनी ये जो ग्रंथ है आयुर्वेद उसमें बताया था कि ये मतलब कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, आईपीएल कब शुरू हुआ था? तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। आईपीएल का पहला मैच जो हुआ था 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की थी। किसका नाम उपनाम जो है द वॉल है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका उपनाम जो है कब पड़ा था? 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 12 घंटे से अधिक तक उन्होंने क्रीज पे बिताए थे और 270 रन का वो उन्होंने पारी खेला था, तब से उनका नाम द वॉल रखा गया। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का स्थापना जो हुआ था 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था और इन्हें 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है हेनरी ड्यूरेंट को, 17 में, 1944 में और 1963 में। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन उस दिन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़कर बाहर कर दिया था। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जो था वो जलाल था और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे, जिन्हें 9 रत्न कहा गया। 9 रत्न में कौन कौन थे? अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और तथा मुल्ला दो प्याजा। ये सारे जो हैं अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल का जो है बड़ा भाई फैजी जो है अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा राजधानी जब थी उससे पूर्व जो थी वो कोचीन थी, यानी पुर्तगालियों की जो प्रथम राजधानी उन्होंने बनाया था अपना, वो कोचीन को बनाया था। और वो 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और 1510 ईस्वी में बीजापुर को उन्होंने जीत लिया। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को उसने जीत लिया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तलवंडी में हुआ है। और ये तलवंडी पंजाब में पड़ता है। 15 अप्रैल 1459 को इनका जन्म हुआ था और ये अभी तत्काल में ये ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और जो गुरु नानक है ये सिखों के मतलब कि प्रथम गुरु हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर कहते हैं, अंग्रेज ने इन्हें 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बंदी बना लिया गया और इसे रंगून भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा एक संस्कृत में लिखा गया था। ये क्या है कि एक सुंदर कहानी है प्रणय विवाह पर। तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किया था सर विलियम जोन्स के द्वारा 1789 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका विलियम जोन्स, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इसे हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी के काल में क्या है कि भारत 2 भागों में बटा था, पाकिस्तान और भारत। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह था। यहाँ पे भारत में किया गया जो पहला सत्याग्रह था।
इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था महात्मा गांधी को, और उनके साथ में एक मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने भी महात्मा गांधी का बिहार में साथ दिया था। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो नेशनल हेराल्ड समाचार जो पत्र था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये 1938 में एक अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में शुभारंभ किया गया था। बाद में इसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो एक राजदूत था, और किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भेजा गया था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न में, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का मतलब क्या मतलब होता है? स्तूप का, तो स्तूप का मतलब होता है मृत्यु। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको स्तूप के अंदर में दफनाया गया। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित और भी हम प्रतीक यहाँ पे देखते हैं और घटना को। तो जन्म का जो प्रतीक होता है वो है कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल, उसके बाद में निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पदचिह्न, और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। तो इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? श्रीगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। ये श्रीगुप्त जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिला था। अगला प्रश्न है, अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो अबेकस एक क्या है ना कि अभी जो कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम जो चलता है, एक लैंग्वेज है, वो उसी तरीके से स्टार्टिंग में अबेकस भी एक प्रकार से लैंग्वेज था, और ये एक ग्रीक शब्द है अबेकस, जिसका अर्थ होता है सारणीबद्ध रूप, एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी चीज़ को रखना। तो इसका जो शुरुआत हुआ था 300 से 500 BC के बीच में हुआ था, और 300 से 500 BC के बीच में ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो इसको यहाँ पे बेनिफिट टू ऑल, यहाँ पे सवाल के जरिए सबको एक एक नंबर मिले होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10 यानी कि 10% सदस्यों का यहाँ पे आवश्यक होता है। कोरम की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक चार्ली हेवडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक जो है चार्ली हेवडो जो है ये प्रकाशित किया जाता है पेरिस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साप्ताहिक चार्ली हेवडो फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। यह एक व्यंग पत्रिका है, यानी कि कॉमिक है ये एक तरीके से। अगला प्रश्न है, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 जो है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। H1N1 को क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो नाक, गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है। अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो साहित्य उत्सव जो है ये आयोजित होता है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में प्रत्येक वर्ष जनवरी में ये साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा गया है, तो क्या है ये? पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर देखा जाए तो अशोक है, और इसका नाम सराका अशोका है। आप कमेंट में बिहार का राजकीय फूल
और राजकीय वृक्ष लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये कानपुर में खोली गई थी। 1854 में खोली गई थी ये। उसके बाद में इस मिल के स्थापित होने के बाद 1881 में पंजाब के धारीवाल में एक और मिल की स्थापना की गई थी। तो पहला जो मिल का जो हुआ था ये ऊनी कपड़ों का, ये कानपुर में खोला गया था। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम के 4 मुख्य किस्में होते हैं। इसमें कौन कौन है? सहतूत, टसर, ईरी और मूंगा। ये 4 जो है प्राकृतिक रेशम की मुख्यतः 4 किस्में हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेनीगाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसने आदेश दिया था? तो रेनीगाल्ड डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो हुआ था पटना साहिब में, लेकिन शिक्षा जो हुआ था उनका ये हुआ था आनंदपुर साहिब में। यहाँ पे आनंदपुर साहिब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जो है 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी करी थी। अगला प्रश्न है अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो है ये बजाने के लिए जाने जाते हैं सरोद वादक हैं ये। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण क्या है? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनसे सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है जिन कणों पर चिरस्मस्त भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है? तो ये तो प्रश्न वैसे छोड़ने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोटनिक घर्षण ग्रेटर देन स्थैतिक घर्षण और उसके बाद में गतिज घर्षण। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए पर लगने वाले घर्षण बल का जो क्रम होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य में क्या रिश्ता होता है? तो दोनों के बीच में रिश्ता जो होता है ये जो है ध्वनि की गति जो होती है उसका स्क्वायर ये क्या होता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है वो पी यानी घनत्व के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बैगनी प्रकाश के यहाँ पे बैगनी प्रकाश का परास क्या होता है? तो इसका जो परास होता है ये होता है 380 से लेकर के 450 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वेवलेंथ का ये 380 से 450 के बीच में होता है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। और तरंग को 2 क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग कहा जाता है। जैसे ये तरंगदैर्घ्य जो होता है एक मिनट ये जो है एक श्रृंग है और एक गर्त है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका उपयोग जो है डॉक्टर द्वारा कान, आँख और नाक के इलाज में किया जाता है। यह दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है उत्तल लेंस को, और निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात जो होती है वो होती है 22 दिसंबर को।
उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि होती है। इस समय सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अनंत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है लंबी होती है और रात्रि क्या होती है, छोटी होती है। अगला प्रश्न है, ग्राज शहर कहाँ पर स्थित है? तो जो ग्राज है ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में स्थित है ग्राज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह किस नदी के तट पे है? ये स्टाइरमार्क नदी के किनारे स्थित है और यह अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, अपने आर्किटेक्चर के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये सवाल क्या पूछा गया है कि इसका जो है आयाम क्या है? तो इसका आयाम जो है ऑप्शन बी हो जाएगा एल। ये आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से के अंदर जाता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है उसका जो आवृत्ति है वो परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। उसके बाद में गति नहीं बदलती है, ये भी गलत है। तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, ये भी गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है कि आवृत्ति परिवर्तन नहीं, आवृत्ति नहीं बदलती है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, गति भी बदल जाता है और उसका जो है आवृत्ति में परिवर्तन तो नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये तो मैथ का सवाल है, जीके जीएस का सवाल 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? यानी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हमें बदलना है, तो ये हो जाएगा -15 डिग्री। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो इक्वेशन का जो रिलेशन होता है ये आप ध्यान रखेंगे, C/5 बराबर F - 32/9। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है बिहार एसएससी के द्वारा। उसके बाद में दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? तो ये भी रिश्ता क्या है? यहाँ पे इन्वर्स है और F जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है R² के। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता के बारे में क्या सत्य है? तो चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन बी होगा। वे पदार्थ जो मजबूत चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता जो है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 74 नंबर सवाल देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं तो यह अभिक्रिया जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन बम जो है इसका आविष्कार किया था किसने? एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था हाइड्रोजन बम का। अगला प्रश्न है, किसकी ऑक्सीकरण सदैव एक होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है फ्लोरीन, इसका जो ऑक्सीकरण है हमेशा -1 होती है। अबंध निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करता है अथवा त्यागता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CO2 के 1 मोल में डैश होते हैं, कितने परमाणु या फिर कितने अणु होते हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं CO2 को के 1 मोल में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिद्धांत ये जो दिया गया है ΔP × ΔX > H/4π क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। इसमें क्या है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है, ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मान संभव हैं। प्रचक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्ष में घूर्णन को दर्शाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन या तो दक्षिणावर्त दिशा में या फिर वामावर्त दिशा में घूम सकता है, यानी कि या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। इसलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के किसी विशेष मान के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, या तो +1/2 या फिर -1/2, यही 2 मान होते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जिस धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है उसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होता है। उसके बाद में देखेंगे, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है? तो वो सबसे पहले अपने ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। व्यक्ति के शरीर में यकृत की मदद से अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसका शरीर सबसे पहले इसी ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। ग्लाइकोजन का प्रयोग ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद ही किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ये जो लिम्फोसाइट है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी कोलेजन, इलास्टिन और रेशम ये सारे प्रोटीन हैं। इसके लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इसकी WBC है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत के लिए एक जिम्मेदार है। कोलेजन, इलास्टिसिन और रेशम जो है प्रोटीन के उदाहरण हैं। शरीर में प्रोटीन का कार्य शरीर की मरम्मत तथा ऊर्जा प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो रक्त प्लाज्मा में जो है ये जो Cu कॉपर जो है ये उपस्थित नहीं होता है, बाकी Na+, Ca++ और Mg++ ये रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित होता है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो ये जो यूग्लिना की जो पोषण विधि है ये होलोफाइटिक है। यूग्लिना क्या है? लचीले शरीर वाला एक कोशिकीय जीव है। इनमें पौधे एवं जानवरों की विशेषता, दोनों की विशेषता पाई जाती है। पौधे और जानवरों दोनों की विशेषता पाई जाती है। ये मीठे पानी, खरे पानी एवं दलदली वाले इलाकों में भी पाए जाते हैं। यूग्लिना की पोषण विधि जो है होलोफाइटिक होती है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है जिसकी पोषण विधि जो है, अमीबा की जो पोषण विधि है वो फैगोसाइटोसिस है, जबकि यहाँ पे जो यूग्लिना है इसका पोषण विधि होलोफाइटिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड का स्राव करता है? तो स्टेरॉयड का जो स्राव करता है वो करता है पित्ताशय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय जो है स्टेरॉयड का स्राव करता है। स्टेरॉयड क्या होता है? स्टेरॉयड एक तरह का हार्मोन होता है जो शारीरिक गतिविधियों को तीव्र करने का कार्य करता है। स्टेरॉयड शरीर की मांसपेशियों में अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं और जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके द्वारा दवाओं के रूप में इनका सेवन किया जाता है। मानव शरीर में जो है पित्ताशय है वो स्टेरॉयड का स्रावन करता है। अगला प्रश्न है, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ये जो हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करता है? श्वसन तंत्र का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधों की पत्तियों एवं शैवालों में पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति क्लोरोफिल पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणुओं में डैश होता है। तो विषाणुओं में क्या होता है, या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सभी जीवों में डीएनए तथा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं। सभी विषाणुओं में इनमें से कोई एक ही पाया जाता है। तो विकल्प यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार डैश के बीच होता है। तो ये किसके बीच होता है, 10 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार जो है 10 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समवयव संभव है। तो इसके कितने चक्रीय श्रृंखला समवयव संभव है, तो 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे। तो उनके बच्चों के जो संभावित रुधिर वर्ग होंगे या तो A होंगे या फिर B होंगे या फिर A और B AB होंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोनों जनकों का यानी माता और पिता दोनों का रक्त समूह AB है तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग जो है A या B या फिर AB होंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं माता पिता का रक्त समूह दिया गया है और बच्चों का संभावित रक्त समूह यहाँ पे दिया गया है। अगर माता पिता का रक्त समूह OO है तो बच्चों का होगा AO, और अगर OA है तो बच्चों में होगा या तो O या फिर A। अगर OB है तो या तो O होगा या फिर B। अगर माता पिता का O और AB है तो AB व रक्त समूह होगा, ये ध्यान देंगे। अगर माता पिता में से दोनों का यहाँ पे दिया गया है O है और AB है तो बच्चा का यहाँ पे जो होगा वो होगा A या फिर B। उसके बाद में अगर माता पिता का AA है तो बच्चा में या तो A होगा या फिर O होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस टेबल को देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है। तो सबसे आर्द्र जो स्थान है वो है एशिया। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान एशिया महाद्वीप के में भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम है। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये सबसे आर्द्र स्थान है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं आइसोबाथ। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। समुद्र में खारे जल की समान मात्रा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहेलाइन किसे कहते हैं, तो खारे जल की समान मात्रा वाले स्थान को आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है। तो बोरा, ऑप्शन नंबर सी जो है बोरा ये है, क्या है, एक ठंडी और शुष्क पवन है। और ये कहाँ चलती है, बोरा एक ठंडी हवा है जो इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया और एड्रियाटिक क्षेत्र पर उत्तर पूर्व से बहती है। कैरेबियन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को हरिकेन तथा भारत में चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यह नदी दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन जो दिया गया है डी, यमुना जो है ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। केन, बेतवा तथा चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम जो स्थल है वो गंगोत्री है और यमुना का यमुनेत्री है। इरावदी नदी इनमें से किसमें मिलती है, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इरावदी नदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। म्यांमार में इस नदी का उपयोग जो है जल मार्ग के रूप में किया जाता है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर
या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो नदी का जो एक उथला स्थल है उसे कहते हैं फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या है? नदी का उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके वो फ्योर्ड कहलाता है। नॉर्वे की तटीय भूमि फ्योर्ड तटों का बेहतर उदाहरण है। विश्व में फ्योर्ड तटों का सर्वाधिक केंद्रण जो है वो नॉर्वे में है। और मूंगों के अवशेषों से निर्मित द्वीपीय आकृति को एटोल कहा जाता है। जो ऑप्शन बी जो दिया गया है वो क्या है? मूंगों के द्वारा, मूंगा के जो अवशेष होते हैं, मूंगों के अवशेष के द्वारा निर्मित द्वीपीय आकृति को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रथित फल है? तो ये जो है सहतूत जो है एक प्रकार का संग्रथित फल है। जब एक ही संपूर्ण पुष्प क्रम के पुष्पों से संपूर्ण फल बनता है तो उसे संग्रथित फल यानी कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। जैसे सहतूत, कटहल, ये सब जो है संग्रथित फल है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय घटक अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। तो ये कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। तो इस तरीके से हमने जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में, उसको हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।